हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दिसंबर में जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूनिट 2 से की तैयारी अपने चैनल के माध्यम से स्टार्ट की हुई हूँ। तो ये हमारा यूनिट 2 का सिलेबस रहा। जो सबसे पहले होगा हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, हम इसमें कवर करेंगे और उसके बाद अन्य सारी यूनिट को देखेंगे। तो इसी के क्रम में आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन के बारे में। ये हमारी क्लासेस होने वाली है। और अगर आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये क्लास यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर आप किसी भी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, या फिर किसी भी हिंदी एग्जाम से टीजीटी पीजीटी हो, अगर आपके हिंदी साहित्य है तो आपका ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखते हैं आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों, वो है साहित्य इतिहास दर्शन पे। तो ये मैंने खुद के नोट्स को यहाँ पे रखे हुए हैं, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। तो समझ में आ गए, यहाँ पे दर्शन, दर्शन का अर्थ हो जाएगा हमारा देखना, इतिहास से हमारा इतिहास हो जाएगा, इतिहास क्या होता है उनके बारे में देखेंगे, और साहित्य में इतिहास किस प्रकार से उनको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अतीत के तथ्यों का कालक्रम अनुसार किया गया वर्णन या विश्लेषण इतिहास कहा जाता है। तो क्या इतिहास क्या हुआ, यहाँ से मैं बहुत ही आसान से शब्दों में यहाँ पे लिखी हुई हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आएंगे। इतिहास के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है, क्योंकि इसमें तर्कपूर्ण विवेचन एवं गवेषणात्मक यानी कि खोजपूर्ण पद्धति का आधार लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा इतिहास को लेकर। अब देखते हैं इतिहास को लेकर विद्वानों के क्या मत रहे हैं, उनको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो अब पहले बात कर लेंगे यहाँ पे कि यूनानी विद्वान है हीरोदोतस। इन्होंने इतिहास के 4 लक्षण बताए हैं, कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। वैज्ञानिक विधा होने से इतिहास की पद्धति आलोचनात्मक होती है। इतिहास मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानविकी के अंतर्गत आता है। इतिहास के तथ्य और निष्कर्ष प्रमाणों पर आधारित होते हैं। इतिहास अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। तो ये कथन जो हमारे चारों दिए गए हैं, ये कौन बोलते हैं, हेरोदोतस बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे जिस प्रकार प्राणी शास्त्र में डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया, अर्थशास्त्र में मार्क्स ने विकासवाद को प्रतिपादित किया, और भौतिक शास्त्र में स्पेंगलर ने भी विकासवाद को दिया, मतलब विकासवाद का सिद्धांत दिया है। उसी प्रकार आप देखेंगे हमारे इतिहास में, ठीक उसी प्रकार 20वीं सदी के अनेक इतिहासकारों में, जिसमें कि स्पेंगलर हो गए, टॉयबिन हो गए, टर्नर हो गए आदि ने, ये पाश्चात्य विद्वान है। ठीक है, विश्व साहित्य और सभ्यता के इतिहास की व्याख्या विकासवादी सिद्धांत से करने का प्रयास किया है। यानी कि इतिहास को जो व्याख्यायित किया है, बेसिकली अगर बात हम करेंगे तो ये विकासवादी सिद्धांत के आधार पर किया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इस प्रकार पाश्चात्य इतिहास दर्शन विकासवादी दृष्टिकोण को महत्व देता है, भले ही कुछ अन्य विद्वान इस दृष्टिकोण के विरोधी भी रहे हो। यानी कि कुछ तो विकासवादी मानते हैं और कुछ विकासवाद को नहीं मानते हैं इतिहास में। तो शास्त्र जो हैं, ये अस्तित्ववादियों का यह कथन अपने में महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कथन जो है हमारा, वो शास्त्र का हो जाएगा कि जब प्राकृतिक और मनुष्य की नियमों से मुक्त है, यानी कि जब प्राकृतिक और मनुष्य जो है वही नियमों से मुक्त है, तब उनके इतिहास को कैसे नियमबद्ध किया जा सकता है। किंतु यह सत्य है कि विकासवाद के बिना इतिहास को नहीं समझा जा सकता है, ये शास्त्र कहते हैं। साहित्य के इतिहास में साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। यानी कि साहित्य में भी जो है साहित्यकार के रचनाओं का अध्ययन जो होता है वो ऐतिहासिक दृष्टि से होता है। यहाँ से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इन चीज़ों से आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आगे साहित्यिक रचनाएं साहित्यकारों की सृजनात्मक प्रवृत्ति की सूचक होती है। इसीलिए साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उनके रचयिताओं तथा उससे संबंधित स्थिति, परिस्थिति एवं परंपराओं को जानना भी आवश्यक है। आगे देखेंगे
हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्य चिंतक एवं आलोचक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके कोटेशन में आ सकते हैं और आए भी हैं। जनता की चित्तवृत्ति तत्कालीन परिस्थिति से परिवर्तित होती है, अतः साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुरूप बदलता है। यानी कि जिस तरह हमारा समाज होगा, हमारी चित्त की हमारी वृत्ति होगी, उसी प्रकार जो है हमारा इतिहास होगा। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ने यह भी प्रतिपादित किया कि साहित्य का इतिहास कवियों का वृत्ति संग्रह न होकर साहित्य की प्रवृत्ति का इतिहास होता है। इसीलिए विभिन्न कालखंडों की प्रवृत्तियों का अध्ययन तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के अनुरूप में करना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कोटेशन किसके हो गए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हो गए। आगे हम देखेंगे यहाँ पे एक फ्रेंच विद्वान जो है तेन, इन्होंने क्या कहा है इतिहास को लेकर कि यह प्रतिपादित किया कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 तत्व सक्रिय होते हैं। पहला है जाति, फिर वातावरण, फिर क्षण विशेष। ठीक है, इन्होंने यह स्पष्ट किया कि किसी भी साहित्य में इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय एवं सामाजिक वातावरण, सामाजिक परिस्थिति, यहाँ पे होगा दोस्तों सामाजिक परिस्थिति का अध्ययन, विश्लेषण परम आवश्यक है। तो इन्होंने भी बता दिया कि साहित्य का इतिहास क्या होगा। तो ये हमारे पाश्चात्य विद्वान हो गए और ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हो गए हमारे भारतीय विद्वान हो गए। ठीक है, इसी प्रकार हम कुछ और मत देखते हैं जो कि साहित्य के इतिहास को लेकर कहे गए हैं। हडसन और तेन का मत क्या है देखते हैं कि इन्होंने रचयिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी जो उचित नहीं है। यानी कि ये मानते हैं, इनका मानना है कि ऊपर में जो हमारे मत दिए गए थे, इन्होंने क्या कहा कि जो भी हमारा साहित्य होगा वो जाति, वातावरण, क्षण विशेष होगा। तो नीचे हडसन और तेन क्या बोलते हैं कि अगर जाति, वातावरण, अगर क्षण विशेष ही है तो जो हमारे रचयिता हैं यानी कि राइटर हैं, कवि हैं, वो जो चीज़ों की रचना कर रहे हैं उसकी तो कोई महत्व नहीं हुई ना, उन चीज़ों को बता रहे हैं। ठीक है, फिर जर्मन चिंतक F.H. कैफ ने महान कवि गेटे की साहित्यिक प्रवृत्ति की व्याख्या युगीन चेतना के आधार पर करते हुए युग चेतना के सिद्धांत का महत्व प्रतिपादित किया है। फिर कलिंगवुड क्या कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप से, अतीत से होता है, नहीं अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि इसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। यानी कि ये तो किसी एक से नहीं मान रहे हैं कि ना ही हमारा कोई वातावरण है, ना ही हमारा कोई जो राइटर लिख रहा है वो है। इनका मानना है कि दोनों का समन्वय जो है वो हमारा इतिहास दर्शन है। ठीक है, फिर देखते हैं इटली के विद्वान विको क्या कहते हैं। इनके अनुसार है कि इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है, न वर्तमान से होता है। इतिहास के निर्माता स्वयं कौन है? मनुष्य हैं, और मनुष्य चाहे जिस भी युग में हो उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां जो रहती है वो बिल्कुल एक सी ही रहती है। तो ये विको का कथन है। आगे हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट कथन दिए गए हैं हमारे यहाँ पे है E.H. कार के अनुसार, ये इनका कथन क्या है कि अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देकर कारण और प्रभाव को क्रम से रखना ही इतिहास है। ये इतिहास को ये बोल रहे हैं। कारण कार्य श्रृंखला में गूंथ कर ही तथ्य की अन्य तथ्यों के साथ संगति खोज ली जाती है, उसके सही सौंदर्य का पता चल जाता है तो वो ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। यानी कि ये भी क्रमबद्ध रूप से चीज़ों को रखना इनको ही मान रहे हैं। ठीक है, इतिहासकार की प्रतिभा बिखरे हुए तथ्यों में निहित संगति के सूत्र खोज लिए जाते हैं। यानी कि ये भी इन्हीं दोनों इतिहासकार और जो घटनाएं लिख रहे दोनों को मिलाकर ही इनका भी कहने का वही अर्थ है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कार्लाइन क्या कहते हैं। कार्लाइन कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के काव्य का इतिहास वहाँ के धर्म, राजनीतिक, विज्ञान का इतिहास होता है। काव्य के इतिहास में लेखक को राष्ट्र के उच्चतम लक्ष्य, उसकी क्रमगत दिशा और विकास को देखना अति आवश्यक है। ये भी उन्हीं को मान रहे हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं भारतीय चिंतक जो हैं वो साहित्य के इतिहास को लेकर किन बातों पर महत्व देते हैं, उनको देखते हैं। तो देखिए, साहित्य का अध्ययन युगीन परिस्थिति के संदर्भ में किया जाना चाहिए। याद रखना है, ये जो हमारे अभी ये कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए ये हमारे भारतीय हैं, और ऊपर जो देखे थे वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिर्फ भारतीय हैं, बाकी सारे पाश्चात्य विद्वान हैं। ठीक है, फिर आगे है इतिहास वर्तमान को अतीत से जोड़ता है और भविष्य की ओर संकेत करता है। फिर है कि ऐतिहासिक तथ्य सत्य, शिव और सुंदर में समन्वित होना चाहिए। इतिहास साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने के साथ साहित्यकार की प्रतिभा और परंपरा के द्वंद्व एवं उसके स्रोत का अध्ययन भी करना चाहिए। ठीक है, आगे फिर देखते हैं कि साहित्यकार के व्यक्तित्व का अध्ययन करना भी आवश्यक। अगर हम इतिहास को पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को देख रहे हैं, तो इतना है कि हमें जो साहित्यकार जो लिख रहा है, वो राइटर जो भी है, कवि है, राइटर है, लेखक विद्वान है, उनके व्यक्तित्व को भी देखना है, ये भी बोल रहे हैं इसमें। फिर साहित्यकार के अभीष्ट लक्ष्य एवं साहित्यकार का होगा दोस्तों, अभीष्ट लक्ष्य एवं उनके सिद्धांत का अध्ययन भी साहित्य के इतिहास में किया जाना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे साहित्य इतिहास के अंतर्गत क्या कुछ आएंगे उनको मैंने यहाँ पे रखा है, और यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हिंदी साहित्य में इतिहास क्या है, उनका दर्शन क्या है, यानी कि किस नज़रिए से हम हिंदी साहित्य को देख रहे हैं, हमारे विद्वान क्या देख रहे थे, उनकी दृष्टि क्या है, उन्हीं को बोला जाता है साहित्य इतिहास दर्शन। मुझे उम्मीद है कि ये क्लासेस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये विद्वानों के मत इम्पॉर्टेंट रहेंगे और समझ को विकसित करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारी अभी क्लासेस अब होने वाली है, तो ये मैंने यहाँ पे सिलेबस रख दिया। अगर आपके लोगों के पास नहीं है तो मुझे बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मैं सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो अब आगे जो हमारा क्लास होगा दोस्तों, वो देखेंगे साहित्य के इतिहास लेखन पद्धति। मैं पहले ही यहाँ पे बता दे रही हूँ, मेरी क्लासेस बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि देखिए, हिंदी साहित्य में पढ़ने का बहुत चीज़ है, लेकिन हम उन्हीं को पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रचनाकारों में भी बहुत है, लेकिन उनको नहीं देखेंगे कि जिनसे क्वेश्चन ही नहीं बनते प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। सिर्फ इम्पॉर्टेंट को ही देखेंगे, इम्पॉर्टेंट को ही याद करेंगे। ठीक है, तो अगला क्लास मिलते हैं साहित्य इतिहास लेखन पद्धति के साथ। इसके साथ साथ डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक का क्लासेस हमारी चल रही है, जिसमें कि मैंने जैन साहित्य करवा दिया था। आज का हमारा उसमें होगा टॉपिक नाथ साहित्य, तो वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। उससे भी होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें PhD वाले साहित्य अकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद।